सम्राट मगध जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने आम्रपाली से वचन मांगा, लेकिन एक पल के लिए आम्रपाली शांत हो गई थी। न जाने वो क्या सोच रही थी। तब सम्राट ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए और जोर देते हुए कहा, वचन दीजिए आम्रपाली, आपको अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखनी है और ये सुंदर चेहरा भी घूंघट में ही रखना है। मुझे डर है कि कहीं मेरी गैर हाजिरी में आपकी सुंदरता ही आपकी दुश्मन ना बन जाए। फिर मुस्कुराते हुए आम्रपाली ने सम्राट की हथेली पर अपनी हथेली रख दी और कहा, हम वचन देते हैं, जब तक मगध वापस लौट कर नहीं आ जाते अपना सच किसी को भी नहीं पता चलने देंगे और हर परिस्थिति में अपना ध्यान रखेंगे। इसके बाद आम्रपाली और वर्षकार सम्राट को छोड़ने के लिए उनके साथ गांव की सीमा तक गए। रास्ते में चलते हुए सम्राट को एक फल की दुकान दिखी। उन्होंने तुरंत आम्रपाली को रोका और कहा, हम बस अभी आए। ये बोलकर सम्राट फल खरीदने उस दुकान में चले गए। आम्रपाली और वर्षकार उन्हें ही देख रहे थे। तभी दो आदमी जो कि फल की दुकान पर पहले से ही खड़े थे, वो सम्राट से कहते हैं, आप कौन है बंधु? देखने से तो उस गांव के नहीं लगते हैं। सम्राट ने उनकी तरफ संदेह भरी नजरों से देखा। उन्हें उनका सवाल पूछना पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सज्जन इंसान की तरह जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, व्यापारी हूँ, इसलिए व्यापार के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, इसलिए कभी कभार ही यहाँ आता हूँ। कहते हुए सम्राट ने कुछ फल खरीदे और आम्रपाली के पास आ गए। वो लोग सम्राट और आम्रपाली की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन सम्राट ने उन लोगों पर उतना ध्यान नहीं दिया और फिर आम्रपाली को वो फल देते हुए कहा, आते समय तो आपके लिए कुछ लेके नहीं आ पाए थे, लेकिन जाते वक्त ये फल स्वीकार कीजिए आम्रपाली, ताकि इन फलों की तरह हमेशा हमारा संबंध मीठा रहे। दुकान पर खड़े वो दोनों आदमी ये सुन रहे थे। उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा, लगता है ये व्यापारी इस घूंघट वाली स्त्री का पति है, इसलिए अपने संबंध की बात कर रहा है। तो दूसरे आदमी ने कहा, तुम उचित कह रहे हो, लेकिन ये स्त्री अपने पति के बिना अकेले कैसे रह लेती है? वो लोग आम्रपाली और सम्राट के रिश्ते को लेकर आपस में ही बात कर रहे थे। इधर आम्रपाली से विदा लेकर सम्राट मगध की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। उनके जाने के बाद आम्रपाली का मन थोड़ा व्याकुल हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आया कि सम्राट अपना काम खत्म करके वापस आएंगे, तो इसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक तरफ सम्राट मगध की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ मगध में रानी चेलना सम्राट के वापस आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो आम्रपाली और सम्राट के दूर होने से निश्चिंत हो चुकी है। वो खुद को महारानी की तरह समझ रही थी। उन्होंने सम्राट के कक्ष का नक्शा ही बदलवा दिया था। 2 दिन बाद जब सम्राट वापस मगध पहुंचे, तब रानी चेलना सम्राट के कक्ष की सजावट करवा रही थी। तभी उन्हें पता चला कि सम्राट आ गए हैं। वो खुश होते हुए जल्दी से एक आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने श्रृंगार को ठीक करते हुए एक दासी से कहती हैं, जाओ जाकर आरती की थाल लेकर आओ। पूरे 15 दिन पश्चात सम्राट वापस लौट रहे हैं और एक पत्नी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका स्वागत भव्य तरीके से करें। इसके बाद रानी चेलना उछलते हुए सम्राट से मिलने के लिए जाने लगी, लेकिन तब तक सम्राट के पास राजमाता पहुंच चुकी थी और उन्होंने पहले ही सम्राट की आरती उतार ली थी। ये देखकर चेलना दूर ही रुक गई और मुंह बनाते हुए कहती हैं, ये राजमाता भी ना कुछ पल हमारी प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? आम्रपाली के जाने के बाद आज सम्राट से भेंट करने का अवसर मिला है और उसमें भी ये राजमाता ने उनकी आरती उतार दी। लेकिन अगले ही पल वो खुश होते हुए खुद से कहती हैं, खैर स्वागत हम नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आज सम्राट अपने कक्ष को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और हमारी प्रशंसा भी करेंगे। इस बार हम सम्राट को निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, उनके जलपान का प्रबंध करते हैं। इसके बाद चेलना वापस खुशी खुशी लौट जाती है। इधर द्वार पर राजमाता के अलावा और भी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री वसुदेव और नए सेनानायक खड़े थे। कुछ ही देर में अंतेनाग भी उनके पास आ गया। तभी राजमाता ने सम्राट से गंभीर स्वर में कहा, इतने दिन तक कहाँ थे पुत्र? अंतेनाग ने बताया कि आप देशाटन के लिए अकेले गए। राजमाता की बात सुनकर सम्राट ने उस वक्त सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन अपने और आम्रपाली के बारे में सही अवसर को देखकर बताने के बारे में सोच भी लिया था। तभी अगले ही पल राजमाता कहती हैं, चलो अच्छा ही किया कि देशाटन करके आए हो, कम से कम आपका मन किसी और काम में तो प्रवृत्त हो गया। राजमाता ने ये सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं आम्रपाली के जाने के बाद सम्राट को अकेलापन ना महसूस हो रहा हो, लेकिन सम्राट भी राजमाता को सच बताना चाहते थे। इधर सम्राट महल आ गए थे तो वहीं आम्रपाली भी भीम गांव के रंग में रंग रही थी। आसपास की महिलाएं और बच्चे उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ और भी थे जो उसके कोमल व्यवहार से जलते थे। लेकिन आम्रपाली को इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था।
आम्रपाली हमेशा से अपना आधा चेहरा छिपा कर रखती थी ताकि उसका खूबसूरत चेहरा देखकर गांव के लोग कोई आफत न खड़ी कर दें। शाम का वक्त था। आम्रपाली के घर पर वर्षकार और उस घर के मालिक जहां आम्रपाली रह रही थी उनका बहुत पुराना मित्र आया हुआ था। आम्रपाली उन्हें जलपान दे रही थी, तभी एक महिला आम्रपाली को पुकारती हुई उसके घर आती है। अमृता, अमृता। अपना नाम सुनकर आम्रपाली तुरंत बाहर आती है। वो औरत उसकी पड़ोसन थी और उसके साथ 2 महिलाएं और थीं। उसकी पड़ोसी ने कहा, अमृता, दीपावली का उत्सव आ रहा है जिसमें हम सारी महिलाएं मिलकर पूरे गांव में रंगोली बना, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? उस महिला ने पूछा ही था कि अगले ही पल आम्रपाली के घर से वर्षकार और उसके मित्र के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर उन महिलाओं का ध्यान घर के अंदर गया जहां उन्होंने उन दोनों आदमियों को देखा। उसे देखते ही उन औरतों का मुंह अजीब सा हो गया, लेकिन आम्रपाली कुछ समझ नहीं पाई। उसने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, गांव का उत्सव है, सभी के साथ मनाने का आनंद ही अलग होगा। हम अवश्य आपके साथ रंगोली बनाएंगे। वो औरतें वहां से चली गईं, लेकिन वो सब आम्रपाली के बारे में ही बात कर रही थी। आम्रपाली भी उन्हीं की तरफ देख रही थी, लेकिन अगले ही पल बादल की गड़गड़ाहट सुनकर उसका ध्यान आसमान की तरफ गया जहां काले बादल बुरी तरह से गिराए थे। ये देखकर आम्रपाली ने कहा, लगता है तेज बारिश होने वाली है, लेकिन इस मौसम में उम्मीद करते हैं कि मगध में सब कुछ कुशल मंगल हो, सम्राट ठीक हो। इसके बाद आम्रपाली अपने घर में आ जाती है। दूसरी तरफ मगध में भी पानी की बूंदें बरसना शुरू हो गई थी। सम्राट सभी से मिलने के पश्चात अंतनाग के साथ थे। उन्होंने उससे पूछा, गांधार नरेश के पुत्र कब मगध आ रहे हैं? ऐसा कहते हुए सम्राट अंतनाग के साथ अपने कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते अंतनाग ने कहा, सम्राट, वो कल सुबह ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके अनुसार आपने उन्हें मगध से व्यापार करने के लिए उनके साथ कुछ समझौते किए थे, पर आपने अब तक कुछ भी नहीं किया। बात करते हुए सम्राट अपने कक्ष पर पहुंचे ही थे कि तभी सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें दंग रह गई थी। रानी चेलना ने सम्राट के कक्ष का एक एक सामान बदल कर रख दिया था, और यही नहीं, उनके कक्ष के पर्दे भी हल्के गुलाबी रंग के लगवा दिए थे। पूरा कक्ष गुलाबी और संतरे रंग से जगमगा रहा था। ये देखकर सम्राट की आंखें चौंधी आ गईं। वो आश्चर्य से नहीं बल्कि स्तब्ध होते हुए अंतनाग से कहते हैं, ये सब किसने किया? तभी चेलना अपने हाथ में जलपान की थाल लेकर वहां आई और उत्सुक स्वर में कहती हैं, हम जानते थे आपको ये सब पसंद आएगा, ये सब हमने खुद सजवाया है। ऐसा कहते हुए रानी चेलना अपने हाथ में रखी थाल लेकर कक्ष में आई। अंतनाग उन दोनों को वहां छोड़कर वहां से चला गया। चेलना के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर सम्राट ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि मन ही मन कहा, चाहे जो भी हो जाए, हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। हम यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकते कि अभी भी हम आम्रपाली को याद करते हैं और उससे जुड़े हुए हैं, अन्यथा किसी को भी संदेह हुआ तो आम्रपाली के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसे सोचकर सम्राट ने चेलना की जानबूझकर तारीफ की ताकि उसका हृदय खुश रहे। सम्राट आम्रपाली की सुरक्षा के लिए जानबूझकर अपने आप को ऐसे दिखा रहे थे कि मानो आम्रपाली की बिल्कुल भी वो फिक्र नहीं करते और वो उसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। दूसरी तरफ भीम गांव में लगातार तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ साथ आंधी तूफान भी चलने लगे थे। सारी रात तेज बारिश हो रही थी। उस मौसम को देखकर आम्रपाली का हृदय व्याकुल होने लगा था। उसे कहीं ना कहीं सम्राट की चिंता हो रही थी। वो बाहर के मौसम को देखते हुए वर्षकार से कहती है, भाई, हमारा मन विचलित हो रहा है, सम्राट सुरक्षित तो होंगे ना? वर्षकार के चेहरे पर भी चिंतित भाव दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, निश्चिंत रहिए देवी आम्रपाली, सम्राट सुरक्षित होंगे। आम्रपाली को सम्राट की चिंता सता रही थी और सम्राट गांधार नरेश के पुत्रों की समस्या का समाधान कर रहे थे। पूरी सभा लग चुकी थी। गांधार नरेश के पुत्र वहां पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सम्राट के सामने अपनी शिकायत रखते हुए कहा, सम्राट, जब आपको हमारी आवश्यकता थी तो हमने आपकी सहायता की। हमने अपने ही पिता को बंदी बना लिया। खैर, गांधार की भलाई के लिए करना उचित भी था, लेकिन आपके वचन का क्या हुआ? आपने तो हमसे व्यापार करने के वादे किए थे, हमारी प्रजा के लिए व्यापार के रास्ते खोलने के वादे किए थे। तो बताइए, आपके इन वचनों का, इन वादों का क्या हुआ? क्या आप भूल गए सब कुछ? ये सब सुनकर पूरी सभा शांत थी। राजकुमार की बात सुनने के बाद सम्राट ने कहा, हमें सब कुछ याद है, परंतु अभी वक्त नहीं आया है। तो कब आएगा वक्त सम्राट? आपके साथ समझौता किए हुए हमें कितना वक्त हो गया, कितने महीने गुजर गए, लेकिन आपका उचित वक्त अभी तक नहीं आया। सम्राट, हमें आप एक तिथि घोषित कर दीजिए।
ताकि उस तिथि से हमारे व्यापारी यहाँ आकर व्यापार कर सकें। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बता दीजिए हमें, फिर हम आपसे उम्मीद ही ना करें। राजकुमार की बात सुनकर सम्राट ने कहा, राजकुमार, हम आपकी अधीरता समझ सकते हैं, परंतु आपको हमारी परिस्थिति का भी सम्मान करना होगा। जैसे ही सम्राट ने कहा तो राजकुमार क्रोधित होकर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, बस बहुत हो गया सम्राट, हम यहाँ आपसे ये सब सुनने के लिए नहीं आए हैं। यदि आपसे अपने वचन का पालन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अब हम हमारे तरीके से कार्य करेंगे, और यदि इसके लिए हमें अपने पिता गांधार नरेश को भी मुक्त करना पड़े तो हम करेंगे। राजकुमार को क्रोधित देखकर सम्राट ने काफी सोच समझकर जवाब दिया और कहा, राजकुमार, हम आपके लिए व्यापार का रास्ता तो नहीं खोल सकते, क्योंकि जब तक हम मगध की सुरक्षा गांधार वासियों से सुनिश्चित नहीं कर लेते, हम इतनी आसानी से व्यापार का रास्ता नहीं खोल सकते। परंतु आपके लिए एक अवसर है, यदि आपको उचित लगे तो हम आधे कर में अपने वस्त्रों और धातु का निर्यात आपके गांधार में अवश्य कर सकते हैं। धातु के बारे में सुनकर गांधार के राजकुमार के चेहरे के भाव बदल गए। उसने वहां अपने साथ आए दूसरे भाइयों से इसके बारे में विचार विमर्श किया और उसके बाद उसने सम्राट से कहा, ठीक है, हमें आपका ये उपाय मंजूर है, परंतु सम्राट, हमें इसका प्रारंभ इसी दिवाली के शुभ अवसर पर चाहिए। दिवाली के अवसर पर? ये सुनकर सम्राट को तुरंत आम्रपाली की याद आ गई, क्योंकि भले ही उसने सम्राट से दिवाली के बाद मिलने के लिए कहा था, लेकिन सम्राट ने मन ही मन उसे दिवाली के दिन मिलने की ठान ली थी। इधर सम्राट के मन में दुविधा उत्पन्न हो रही थी तो दूसरी तरफ भीम गांव में बारिश ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। तेज आंधी, तूफान और बारिश तीनों की वजह से ही लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। आम्रपाली ने भी पूरे घर के द्वार और खिड़की को अच्छी तरह से बंद कर दिया था। धीरे धीरे कौशिकी नदी में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। पूरे गांव में ऐलान कर दिया गया था कि कौशिकी नदी अपने उफान पर है, सभी अपने अपने घरों को सुरक्षित कर लें। आम्रपाली ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो लोग अपने अपने घरों को सुरक्षित करने में लगे थे। कोई तेज बारिश में भीगते हुए अपनी छत को ढक रहा था तो कोई अपने घरेलू जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। पानी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था। पानी लोगों के घुटनों तक आ चुका था। फिर भी लोग एक दूसरे को सुरक्षित करने में लगे थे। कुछ लोगों के घर की छत बुरी तरह से टूट गई थी, जिसकी वजह से उनके घरों में पानी भर रहा था। ये देखकर आम्रपाली से रहा नहीं गया। उसने वर्षकार से कहा, कई सारे लोगों का घर पूरी तरह से टूट चुका है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। इतनी तेज बारिश में लोग कहाँ जाएंगे? तब वर्षकार ने कहा, नहीं आम्रपाली, बारिश बहुत तेज है। यदि आप उनकी सहायता करने गई तो खुद भी मुसीबत में पड़ सकती हैं, और हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन आम्रपाली ने विनती करते हुए वर्षकार से कहा, परंतु उन लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या हम उन्हें अपने घर में नहीं रख सकते? आम्रपाली ने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि अगले ही पल उनके घर के बाहर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। भागो, कौशिकी नदी में जल स्तर चरम सीमा पर है, किसी भी वक्त बाढ़ आ सकती है। क्या वाकई कौशिकी नदी में बाढ़ आ गई थी? क्या आम्रपाली सुरक्षित थी?